स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, आजकल हम भारतीय अर्थ राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है उद्देशिका, जिसे आप संविधान की प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रस्तावना होता क्या है या उद्देशिका होती क्या है। तो जैसे आपके पास आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हो तो पुस्तक के आगे आपको क्या दिखाई देती है, उस पुस्तक के बारे में एक प्रस्तावना दिखाई देती है और उस प्रस्तावना में उस पुस्तक के बारे में लिखा होता है या उस पुस्तक के अंतर्गत जो जो पार्ट होते हैं उनके विषय में जानकारी दी होती है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, अगर आपके पास उस पूरी पुस्तक को पढ़ने का समय नहीं है तो आप प्रस्तावना को पढ़कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस पुस्तक के अंदर किस किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो वही सेम चीज़ हमारे संविधान के साथ भी है, क्योंकि संविधान क्या है, एक जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित दस्तावेज है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास इतना समय ना हो या इतनी जानकारी ना हो कि वो उस पूरे के पूरे इतने लंबे दस्तावेज को पढ़ पाए, तो वो क्या कर सकता है, प्रस्तावना को पढ़कर उन सारी चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगा सकता है जो संविधान में लिखा गया है। तो प्रस्तावना क्या हो गया, एक तरीके से परिचय पत्र हो गया, संविधान का परिचय पत्र हो गया। यानी आप प्रस्तावना को पढ़कर ही संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि प्रस्तावना क्या है। अब हम बात करते हैं जो ये प्रस्तावना है ये आई कहाँ से, ठीक है। जो ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना आई कहाँ से, ठीक है, या प्रस्तावना है जिसको आप क्या बोलते हैं, उद्देशिका भी बोलते हो, ठीक है। ये आया कहाँ से, जो भारतीय संविधान ने जो प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट लिया वो कहाँ से लिया गया, आपका यूएसए के संविधान से लिया गया। इससे पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई थी जो हमने बाकी देशों से ली गई थी और उसके बारे में बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई थी। तो भीमराव अंबेडकर ने उन आलोचनाओं को किस प्रकार से खारिज किया था, वो सारी बातें भी मैंने आपको इससे पीछे वाले सेशन में बताई थी। तो अब मैंने जो आपको बताया है, जो प्रस्तावना है ये प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, हमारे पास यूएसए से। यानी जो सबसे पहले प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो जो सबसे पहले प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट आया था तो वो भी कहाँ आया था, आपका अमेरिकन संविधान में आया था। ये जो ठीक है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संविधान है, वहीं सबसे पहले प्रस्तावना लिखी गई थी। तो भारत ने क्या किया, जो प्रस्तावना से संबंधित विचार थे या मतलब जो भारतीय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा है कि जिस प्रकार अमेरिका के संविधान में ठीक है एक प्रस्तावना दी गई है, उसी प्रकार हमें भी भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना बनानी चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है आपका यही बनता है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो किस देश से प्रेरित होकर ली गई। तो किस देश से प्रेरित होकर ली गई हो, अमेरिका से प्रेरित होकर ली गई है। अगर मैं दूसरी बात करूँ, प्रस्तावना ये जो उद्देशिका की भाषा है वो भाषा कहाँ से ली गई है, आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है, आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो क्या कही, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, यानी जो प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से ली गया, आपका यूएसए से। दूसरी क्या बोली, जो आपकी प्रस्तावना है जो उद्देशिका है उसकी भाषा कहाँ से ली गई है, वो भाषा ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से, है ना। जो आप ये प्रस्तावना पढ़ रहे हो कि हम भारत के लोग ये यानी जो इसको लिखने का तरीका है, वो लिखने के तरीके का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो सबसे पहले तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम क्योंकि प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो प्रस्तावना भारतीय संविधान में आई कहाँ से, सबसे मेन चीज़ है कि तो कॉन्सेप्ट तो कहाँ से लिया हमने, यूएसए से लिया और उसकी भाषा ली हमने ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत ये जो प्रस्तावना है या जो उद्देशिका है ये आई कहाँ से। तो जैसे कि इससे पहले वाले सेशन में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जब हमारा संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, मतलब द्वितीय बैठक हुई थी, है ना। प्रथम बैठक तो कब हुई थी, आपकी 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। उसके बाद जो द्वितीय बैठक हुई थी यानी जो हुई थी आपकी 13 दिसंबर सन 1946 को, जिसमें आपके कौन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो उसी दिन कुछ एक खास बात हुई थी। खास बात क्या हुई थी, इस दिन जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, नेहरू जी थे, उन्होंने क्या किया था, संविधान के या जो संविधान सभा थी उसके सामने क्या रखा था, एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्या किया था उन्होंने, 13 दिसंबर सन 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, देखिए जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा क्या था, जो संविधान सभा बैठी थी, संविधान सभा का मुख्य मकसद क्या था, संविधान का निर्माण करना था। तो यहीं से आप समझिए उद्देश्य प्रस्ताव, यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने क्या कहा कि हमारे संविधान के उद्देश्य के बारे में बताया, अर्थात हमारा जो संविधान बनाने का उद्देश्य है ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रख कर ही
इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमें क्या बनाना है, अपने संविधान का निर्माण करना है। तो ये जो 13 दिसंबर सन 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, इसी को ही अगले वर्ष, ठीक है, अगले वर्ष कब, 22 जनवरी सन 1947 को 22 जनवरी सन 1947 को किसके रूप में स्वीकार कर लिया गया, उद्देशिका के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, उद्देशिका या जिसको आप क्या कहते हो, प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि जो भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव है या जो प्रस्तावना है या जो उद्देशिका है वो कहाँ से आई थी, वो कहाँ से आई थी आपकी, जो 13 दिसंबर सन 1946 को, ठीक है, संविधान सभा की द्वितीय बैठक के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो संविधान सभा के सामने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी सन 1947 को संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। तो अब हम इसके बाद अगर आगे बात करें, ठीक है, तो एक बात कर लेते हैं हम उद्देशिका की बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी है, यानी जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है इसकी प्रकृति कैसी है। तो इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति है आपकी न्याय योग्य नहीं है। ये क्या है आपका, न्याय योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। अब इसका अर्थ हुआ क्या हुआ कि न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसमें जो भी बातें लिखी गई हैं उन बातों को लेकर हम सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं जा सकते कि ये चीज़ें हमारे साथ नहीं हुई है। ठीक है, हाँ, अब कुछ चीज़ें आपकी इसमें जो हमारी उद्देश्य प्रस्तावना है, इस उद्देश्य प्रस्तावना के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो न्याय योग्य हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि क्या उद्देश्य प्रस्ताव या जो हमारा संविधान का क्या है प्रस्तावना है उसकी प्रकृति कैसी है, तो उसकी प्रकृति क्या है आपकी, न्याय योग्य नहीं है। आप इस प्रकार से बोलेंगे उसकी प्रकृति क्या है, न्याय योग्य नहीं है। हाँ, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आपने क्या बोली आपके समानता है ना, बंधुत्व, विचार, अभिव्यक्ति, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या है आपके जो संविधान का क्या है आपका मूल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। और जब ये मूल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं तो वहाँ ये क्या हो जाते हैं आपके न्याय योग्य हो जाते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ न्याय योग्य हैं, कुछ न्याय योग्य नहीं है। लेकिन अगर हम पूरी प्रस्तावना की बात करें तो संपूर्ण प्रस्तावना को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत नहीं जा सकते हैं कि इसके अंतर्गत ये लिखा गया है तो मुझे प्रस्तावना के हिसाब से न्याय चाहिए, तो ये आपका क्या होगा, न्याय योग्य नहीं होगी। तो इतनी चीज़ें आपकी समझ में आ गई हो। तो अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देशिका है या जो प्रस्तावना है, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं हमें। तो देखिए, मैं आपके लिए पहले से ही जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उसे लिख कर लाया हूँ। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद हम इसके अंतर्गत चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उनका क्या क्या मतलब होता है और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या लिखे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसात करते हैं। ये सारी चीज़ें लिखी गई है। तो देखिए, मैं आपको ये इसलिए लिख के लाई हूँ ताकि मैं आपको इससे दिखा सकूँ कि इसके बारे में क्या क्या लिखा गया है और इससे हमें क्या क्या समझने की आवश्यकता है। तो आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले तो अगर सबसे पहले लाइन से हम निष्कर्ष निकालें तो क्या बोला, हम भारत के लोग, ठीक है। तो यानी जो हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत है, ठीक है, संविधान की शक्ति या जो भारत, ठीक है, जो भारत है, इसकी शक्ति का स्रोत क्या है, इसकी शक्ति का स्रोत क्या है आपका, इसकी शक्ति का स्रोत है भारत के लोग। क्या है इसकी शक्ति का स्रोत, भारत के लोग। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन आ भी रखा है यूपीएससी में भी और इस अन्य जो स्टेट एग्जाम है उनमें भी आ रखा है कि जो भारत की संविधान की शक्ति का स्रोत है वो क्या है, तो वो है भारत के लोग या भारत की जनता। ये निष्कर्ष कहाँ से निकाला गया, ये निष्कर्ष निकाला गया जो आपकी प्रस्तावना की जो सबसे पहली लाइन है कि हम भारत के लोग भारत को एक, जो आगे जो भी लिखा है ना। तो यहाँ से जो सबसे पहला निष्कर्ष निकाला गया है, जो संविधान की शक्ति का स्रोत है, वो संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, भारत के लोग हैं। अब अगर इसके बाद आगे चलें तो आगे क्या लिखा हुआ है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने
के लिए। तो अब हम अगर इस लाइन पर चर्चा करें तो इस लाइन से, यानी जो भारत के लोगों के बाद जो लाइन आती है उस लाइन से हमें क्या पता लगता है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी यहाँ पर क्या बताएगी, ये जो सारे आप बड़े बड़े शब्द सुन रहे हो, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये क्या है, ये भारत की प्रकृति बताएगी। यहाँ पे क्या बताएगी आपको, भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति बताने का अर्थ यह हुआ आपका कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो किस प्रकार के भारत का निर्माण करना चाहते थे। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं जिस प्रकार का भारत निर्माण हमारे संविधान निर्माता करना चाहते थे। तो अगर मैं आपके दूसरे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो हमारे संविधान निर्माताओं के सपनों का भारत बताया गया है। क्या बताया गया, हमारे संविधान निर्माताओं के सपनों का भारत, अर्थात संविधान निर्माता जिस प्रकार के भारत का निर्माण करना चाहते थे उनके बारे में बताया गया है। तो अगर मैं यहाँ से दूसरा कंक्लूजन निकालूँ जो आपकी प्रस्तावना है, तो दूसरा यहाँ पे क्या बताया गया है, प्रकृति। किसकी प्रकृति की बात कर रहे हैं हम, भारत की प्रकृति की बात कर रहे हैं। और भारत की प्रकृति किस प्रकार से बताई गई है मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताता हूं इनका अर्थ क्या होता है। या आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि जो संविधान निर्माताओं के सपनों का भारत, अर्थात किस प्रकार के भारत को वो चाहते थे वो बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो आपका क्या लिखा हुआ यहाँ पे, प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो देखो प्रभुत्व संपन्न का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। पहले प्रभुत्व संपन्न होता क्या है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि भारत 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। उससे पहले भारत किसके अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था। तो जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तो भारत की जो भी विदेश नीति थी और जो भी आंतरिक नीति थी उन सभी चीज़ों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया जाता था। सन 1857 तक जब तक क्रांति नहीं हुई थी उस समय भारत के जो भी विदेश नीति थी और आंतरिक मामलों पर जो भी हस्तक्षेप था वो सारा का सारा किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था, जो कि जिसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, सन 31 दिसंबर सन 1600 में हुई थी। तो जब आपको पता है 1857 में जब क्या हुई थी आपकी क्रांति हुई थी, तो उसके बाद जो सारा का सारा जो प्रशासन व्यवस्था थी वो कहाँ चली गई थी, जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है ना, जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, उनके पास चली गई थी। अर्थात आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यानी जो क्या थी आपकी यूनाइटेड किंगडम की जो सरकार थी उसके हाथ में, यानी वो क्या करती थी, भारत की विदेश नीति और अन्य चीज़ों को निर्धारित करती थी। तो किसी भी राष्ट्र के लिए प्रभुत्व संपन्न होने का अर्थ क्या होता है कि वह देश, ठीक है, वह देश अर्थात जो वहाँ की चुनी हुई सरकार है या जो वहाँ के लोगों द्वारा चुनी गए जो भी लोग हैं वो उस देश की विदेश नीति और आंतरिक नीति का निर्धारण करें। तो उस चीज़ का अर्थ होता है आपका प्रभुत्व संपन्न होने का अर्थ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1947 से पहले भारत की जो भी विदेश नीति और बाकी नीतियाँ थी किसके द्वारा निर्धारित की जाती थी, अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित की जाती थी। अर्थात उस समय भारत क्या था, प्रभुत्व संपन्न नहीं था, अर्थात वो अपने निर्णय खुद नहीं ले सकता था। अंग्रेज जिस प्रकार की नीति बना देते थे उसी प्रकार का संबंध हमें अन्य देशों के साथ लेकर चलना पड़ता था। लेकिन क्या हुआ, 15 अगस्त सन 1947 के बाद भारत क्या बन गया, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बन गया। प्रभुत्व संपन्न राज्य बनने का अर्थ क्या हुआ कि यह अपनी विदेश नीति का निर्धारण अपने हिसाब से कर सकता था, किस देश के साथ कैसे संबंध रखना था यह निर्धारण कौन करता है, यहाँ की चुनी हुई सरकारें, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें करती हैं। इसके साथ साथ किस प्रकार की नीति होनी चाहिए भारतीय उद्योगों के लिए या बाकी जो भी चीज़ें हैं, जितने भी निर्णय हैं वो सारी की सरकार सारा के सारे निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, भारत की चुनी हुई सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो प्रभुत्व संपन्न होने का अर्थ ये हुआ कि जो भी निर्णय हैं यानी विदेश नीति से संबंधित, चाहे आंतरिक मामलों से संबंधित या किसी देश के साथ युद्ध करना हो, शांति करना हो, समझौते करना हो, तो इन सब का निर्णय कौन करता है, भारत की चुनी हुई सरकार कहती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, बोलते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, प्रभुत्व संपन्न के बाद आता है आपका समाजवादी, ठीक है। दूसरा क्या आता है हमारे पास, समाजवादी। ये देखिए ये सारे के सारे जो शब्द निकले हैं ये कहाँ से निकले हैं, अंग्रेजों की गुलामी के कारण जो जो दुख दर्द हमने सहे हैं, तो उन दुख दर्दों को दूर करने के लिए ये सारे जो भी भारत की प्रकृति वहीं से निकली है। अब देखिए दूसरी चीज़ आती है हमारे पास समाजवादी। तो समाजवादी शब्द क्या है,
ठीक है। तो ये जो समाजवादी शब्द है, ये समाजवादी शब्द की उत्पत्ति हुई थी आपकी, कहाँ से हुई थी आपकी, एक जर्मन दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले समाजवादी शब्द की कहा था। ठीक है, अब मुझे पुस्तक का नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अगर मेरे को पढ़ाते पढ़ाते ध्यान आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जो समाजवादी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, एक जर्मन दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने अर्थव्यवस्था के ऊपर एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए, जो हमें समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है वो कहाँ से देखने को मिलती है, हमें 1917 में जो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उस समय रूस नहीं था, यूएसएसआर था, वहाँ से हमें क्या देखने को मिलती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो अधिकतर जितने भी संसाधन होते हैं किसी देश के, वो संसाधन किसके नियंत्रण में होते हैं, सरकार के नियंत्रण में होते हैं, और सरकार उन संसाधनों का इस प्रकार से वितरण करती है कि वो गरीब से गरीब और उस देश का जो आखिरी निम्न पायदान पर व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक भी वो संसाधन पहुंच जाए, ताकि वो गरीब से गरीब और दबा कुचला या जो अंतिम पायदान पर स्थित व्यक्ति है वो भी क्या कर पाए, अपना उत्थान कर पाए। तो ये होती है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 1947 से पहले भारत पे क्या था, अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेज क्या करते थे, जितना भी आर्थिक संसाधन थे उन सारे संसाधनों पर अपना नियंत्रण रखते थे, और उनको भारत में ना देकर उनका सारा कहाँ ले आते थे, विदेश, यानी इंग्लैंड ले जाते थे और अपने फ़ायदे के लिए उसका प्रयोग करते थे। तो क्योंकि भारत ने देखा था कि भारत के अंतर्गत जो भी अंग्रेज थे वो सारे के सारे संसाधनों को हड़प कर जाते थे, तो इसीलिए जो भारत के संविधान निर्माता थे वो भारत को क्या बनाना चाहते थे, एक समाजवादी राष्ट्र बनाना चाहते थे। समाजवादी राष्ट्र होने का अर्थ क्या है कि वो क्या क्या चाहते थे, संसाधनों का वितरण इस प्रकार से करना चाहते थे कि वो अंतिम पायदान पर स्थित व्यक्ति तक भी पहुंच जाए और वो अपना क्या कर पाए, विकास कर पाए। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ आपके समझ में आ गई है। तीसरी बात करें हम, क्या करें, पंथ निरपेक्ष। तीसरी चीज़ क्या आते हैं हमारे पास, पंथ निरपेक्ष। तो देखिए, पंथ निरपेक्ष जिसे हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता भी कहते हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता। अब ये चीज़ क्या होती है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आपको पता होगा, अर्थात क्या होगा, ठीक है, किसी भी धर्म से वास्ता। देखिए, धर्मनिरपेक्षता दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आती है। अगर हम बात करें पश्चिमी देशों की और भारतीय देशों की, तो यहाँ दोनों जगह धर्मनिरपेक्षता क्या है, बिल्कुल ही इसकी परिभाषा अलग अलग है। अगर मैं पश्चिमी देशों के उसमें बात करूँ धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, तो अगर मैं पश्चिमी देशों के संदर्भ में बात करूँ तो पश्चिमी देशों के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये हुआ कि राज्य धर्म से पूरी तरह क्या होगा, कटा होगा। क्या कहा मैंने, अगर मैं पश्चिमी देशों के संदर्भ में बात करूं तो पश्चिमी देशों के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या हुआ कि राज्य पूरी तरीके से धर्म से कटा होगा। अर्थात क्या होगा, राज्य किसी भी प्रकार के धर्म को किसी भी तरीके से अलाउड नहीं करेगा। जैसे कि आपको पता है, अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस में क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता भी कह सकते हैं। पश्चिमी देशोों के संदर्भ में क्या है कि राज्य का धर्म से किसी भी प्रकार से संबंध ना होगा। ठीक है, तो जब राज्य का धर्म से किसी भी तरीके से संबंध ना होगा तो वो किस तरह प्रकार की धर्मनिरपेक्षता, आपकी नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। और इसका संबंध साधारणतः कहाँ से लगाया जाता है, आपका पश्चिमी देशों से लगाया जाता है। और अगर मैं इसी धर्मनिरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में बात करूं तो भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है कि राज्य धर्म से कटा नहीं होगा। ठीक है, क्या कहा, राज्य धर्म से कटा नहीं होगा, बल्कि राज्य क्या करेगा, सभी धर्मों को बराबर बराबर बढ़ावा देगा, सभी धर्मों को बराबर बराबर फलने फूलने का मौका देगा। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में। मैंने क्या कहा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है कि राज्य कटा नहीं है धर्म से, राज्य धर्म से जुड़ा है, लेकिन किस प्रकार से जुड़ा है कि यहाँ जितने भी धर्म विद्यमान हैं सभी धर्मों को बढ़ने का समान अवसर देगा। वो ये नहीं कर सकते कि केवल एक ही धर्म को पैसा दिया जा रहा है और बोल रहा है कि आप ही ग्रोथ करो, है ना। वो क्या करेगा, सभी धर्मों को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, सहयोग प्रदान करेगा। और वो क्या करेगा, राज्य धर्म से किसी प्रकार से कटा नहीं होगा, बल्कि क्या करेगा, सभी धर्मों का समान प्रकार से आदर करेगा। तो ये चीज़ भी आपको समझने की बात है। धर्मनिरपेक्षता मैंने आपको बता दी अर्थ क्या होता है, दोनों अर्थों में मैंने आपको बता दिया। अगली चीज़ क्या आती है आपके पास, लोकतंत्रात्मक है, या जिसे आपको क्या कहते हैं, लोकतंत्र। ठीक है, तो देखिए, लोकतंत्र का अर्थ तो आप सभी लोगों को पता है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार।
ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। तो ठीक है, तो अर्थात जो जिस प्रकार से आपको पता है पहले भारत में क्या होता था कि राजा के बाद राजा का बेटा ही या उसी के परिवार का कोई सदस्य क्या बनता था, शासक बनता था। उसी प्रकार से जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज यहाँ पर क्या होते, कोई चुने हुए तो लोग थे नहीं, वो क्या करते थे, अपनी मर्जी से किसी को भी नियुक्त कर देते थे भारत में कि ये भारत का वायसराय है, गवर्नर है, या अलग अलग राज्यों के क्या हैं, सेनापति, ठीक है, ये वगैरह हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, क्योंकि अब वो क्या हो जाते थे जब एक लोग, ठीक है, जब इस प्रकार से शासन होता है कि मतलब आपको पता है कि आपके बाद, ठीक है, आपके बाद आपका बेटा ही, उसके बाद उसका बेटा या उसी परिवार का कोई व्यक्ति क्या बनेगा, राजा बनेगा, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, निरंकुश हो जाता है। उसके ऊपर जन कल्याण करने का या बाकी जनता से रिलेटेड जो भी चीज़ें होते हैं करने का कोई दबाव नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है वो चाहे कितना भी बुरा काम करे या कितना भी अच्छा काम करे, उसके बाद उसका बेटा या उसी के परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति क्या बनेगा, शासन को संभालेगा। तो वहाँ पर क्या हो जाती है, जो राजतंत्र होते हैं या जिस प्रकार से अंग्रेजों का शासन था, उनकी जनता के प्रति जो अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। तो इसी अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने क्या किया, लोकतंत्र, अर्थात प्रत्येक 5 साल बाद चुनाव होंगे और जनता जिस व्यक्ति को चुनेगी वही व्यक्ति क्या बनेगा, भारत का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बनेगा, है ना। तो उसे क्या बोला जाता है, आपका लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ आप सीधे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो सरकार होगी वो सरकार किसके द्वारा चुनी जाएगी, जनता के द्वारा चुनी जाएगी। तो ये हो गया आपका लोकतंत्र। अगली चीज़ आता है आपका गणराज्य। तो देखिए कई व्यक्ति लोकतंत्र और गणराज्य में क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए लोकतंत्र का अर्थ क्या हुआ कि जो सरकार होगी वो सरकार किसके द्वारा चुनी जाएगी, जनता के द्वारा चुनी जाएगी। अब देखिए गणराज्य भी क्या होता है, देखो गणराज्य में क्या होता है, गणराज्य होने का अर्थ क्या हुआ कि जो उस देश का, ठीक है, जो उस देश का संवैधानिक मुखिया होगा, वो संवैधानिक मुखिया अगर चुनाव द्वारा आता है, यहाँ पर सीधे सीधे जनता नहीं आती है बल्कि क्या होता है, चुनाव द्वारा। वो चुनाव आपका प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से होता है। तो गणराज्य का अर्थ हुआ क्या हुआ कि उस देश का जो संवैधानिक मुखिया होगा, अगर वो संवैधानिक मुखिया चुनाव द्वारा चुना जाता है तो वो देश या वो राष्ट्र क्या कहलाता है, गणराज्य कहलाता है। मैं आपको देखो समझाता हूँ, ठीक है। देखिए कोई देश क्या हो सकता है, लोकतंत्र हो सकता है, लेकिन गणराज्य नहीं भी हो सकता है। अगर मैं आपकी बात करूं, यूके की बात करूं या यूनाइटेड किंगडम जिसका आप ब्रिटेन भी बोलते हैं उसकी बात करूं, और भारत की बात करूं, है ना, इन दोनों देशों की बात करूं, तो देखो जो यूनाइटेड किंगडम है आपका, जो ग्रेट ब्रिटेन है वो क्या है आपका, ब्रिटेन है, वो क्या है आपका, लोकतंत्र तो है। क्या है वो, लोकतंत्र तो है। क्यों है वो लोकतंत्र, क्योंकि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं यानी जो सरकार के मुखिया हैं, वो सरकार के मुखिया वहाँ की जनता द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन जो वहाँ के संवैधानिक हेड हैं, है ना, जो वहाँ के संवैधानिक मुखिया हैं वो कौन है, वहाँ के राजा, है ना, राजा है। तो वो क्या होते हैं आपके, चुनाव द्वारा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि वहाँ क्या है आपका, जैसा आपको पता था पहले कौन थे, प्रिंस महारानी एलिजाबेथ थी, उसके बाद फिर अगले बने फिर प्रिंस विलियम, हैरी, इस तरीके से चल रहे हैं। अर्थात उसी परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति क्या बन रहा है, संवैधानिक मुखिया बन रहा है। अर्थात आप पहले से ही बता सकते हो इंग्लैंड में या यूनाइटेड किंगडम में कि वहाँ का क्या कहा कि फलाने परिवार का 8-10 व्यक्ति होंगे उस परिवार में, कि इन्हीं में से कोई ना कोई क्या बनेगा, जो वहाँ का होगा मतलब संवैधानिक मुखिया होगा, संवैधानिक मुखिया बनेगा, यानी वहाँ का राजा बनेगा। लेकिन भारत में क्या है, ठीक है, भारत में क्या है, एक तो लोकतंत्र है और साथ ही साथ क्या है, गणतंत्र भी। लोकतंत्र तो क्यों है, क्योंकि यहाँ जो सरकार के मुखिया हैं, भारत में सरकार के मुखिया कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, है ना। वो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, जनता द्वारा चुना जाता है। लेकिन जो हमारे संवैधानिक मुखिया हैं, यानी जो कौन है हमारे संवैधानिक मुखिया, कौन है, हमारे राष्ट्रपति हैं। वो राष्ट्रपति भी क्या होते हैं, चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। भले ही वो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा ना चुने जाते, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाने का अर्थ क्या हो कि जनता चुनती है, वो तो क्या हो गया प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन यहाँ पर जो भारत के राष्ट्रपति हैं, है ना, वो राष्ट्रपति भी क्या होते हैं, चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, यानी जो हमारे सांसद हो गए, है ना, और कौन हो गया हमारे पास, जो हमारे क्या हो गए, एमपी हो गए, एमएलए हो गए, वही सारे क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी भारत में जो संवैधानिक मुखिया हैं, अर्थात जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति भी क्या होते हैं, चुनाव द्वारा नियुक्त होते हैं। इसीलिए भारत आपका लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी। जैसे आपको पता है वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति जी कौन है, ठीक है, कौन है हमारी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारी क्या है, राष्ट्रपति हैं। तो अब हमें ये नहीं पता कि जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यकाल खत्म होगा तो उसके बाद अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा।
जबकि आप इंग्लैंड में बता सकते हो कि हाँ भाई इस परिवार में से ही कोई ना कोई व्यक्ति क्या बनेगा, वहाँ का संवैधानिक मुखिया बनेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका कोई देश लोकतंत्र तो हो सकता है लेकिन गणतंत्र नहीं हो सकता है, जैसे मैंने आपको उदाहरण सहित बताया। अब देखिए आपको जो यहाँ पर कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं उन बातों को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है, जब हमारा सन 1976 में क्या हुआ था, हमारे पास 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा। कब हुआ था, हमारा सन 1976 में, ठीक है। 1976 में क्या हुआ था, हमारे पास 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को आपको क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा भारतीय संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे, इसीलिए जो 42वां संविधान संशोधन है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, सूक्ष्म संविधान भी कहा जाता है। तो इसके द्वारा जो हमारी प्रस्तावना थी, उस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे, एक तो जोड़ा गया था आपका समाजवादी, एक जोड़ा गया था आपका पंथ निरपेक्ष, और एक जोड़ा गया था आपका बंधुत्व जोड़ा गया था। एक शब्द क्या जोड़ा गया था आपका, अखंडता जोड़ा गया था। एक शब्द क्या जोड़ा गया था आपका, अखंडता जोड़ा गया था। क्या क्या बोला मैंने, ठीक है, समाजवादी हो गया आपका एक, ठीक है, समाजवादी हो गया आपका, दूसरा जोड़ा गया था आपका, क्या जोड़ा गया था आपका, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा जोड़ा गया था आपका अखंडता। तो ये 3 शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे, आपके 42वें संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि भारतीय प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो भारतीय प्रस्तावना अभी तक केवल 1 बार संशोधन किया गया है, और वो संशोधन कब किया गया था, आपका 42वां संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा किया गया था। और इसके द्वारा क्या किया गया था, 3 शब्द जोड़े गए थे। और 3 शब्द कौन कौन से थे आपका, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और क्या था आपका, अखंड था। तो ये 3 शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद चलते हैं हम अगली बात। तो देखिए पहली चीज़ तो हमने देखी संविधान की शक्ति का स्रोत, दूसरा हमने देखा भारत की प्रकृति। अब इसके बाद हम अगर अगली बात चले, इसके बाद क्या लिखा गया है हमारे प्रस्तावना में, उसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या आता है, ठीक है, ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, अर्थात अगली चीज़ जो बात की गई है हमारी प्रस्तावना में, क्या बात की गई है, न्याय की बात कही गई है। तो कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में या प्रस्तावना में, 3 प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया है। पहला क्या आता है आपका, ठीक है, देखिए क्या क्या लिखा आपका, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय की बात होगी एक, दूसरी होगी आपकी आर्थिक न्याय की बात होगी, और तीसरा आता है आपका राजनीतिक न्याय की बात होगी। तो ये तीनों न्याय की बात कहाँ की गई है, संविधान की प्रस्तावना में। हाँ, और इससे पीछे मैं आपको बताना भूल गया, तो कई बार आपसे पूछता है कि भारत की प्रकृति किस प्रकार की, तो 5, और कई बार उनका क्रम भी पूछ लेता है, यानी किस क्रम में। तो सबसे पहले क्या आपका प्रभुत्व संपन्न है, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, फिर गणराज्य। आपको एक क्रम भी याद रखना है, कई बार आपको एक क्रम भी लगाने में आता है कि भारत की प्रकृति का क्रम बताइए। तो अब जो यहाँ पर न्याय है, तो कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, सामाजिक न्याय का अर्थ ये है कि व्यक्ति किसी भी जाति, वंश, धर्म, लिंग का हो, उसके साथ क्या किया गया, समान प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। अर्थात ये नहीं हो सकता है कि आप ऊंची जाति के हो तो आपके लिए कुछ अलग तरीके से, जैसे पुराने ज़माने में होता है इस तरीके से व्यवहार किया जाएगा, और कोई निम्न जाति का उसके साथ अलग तरीके से व्यवहार किया जाएगा, इस तरीके का नहीं होगा। तो सामाजिक न्याय होने का मतलब क्या है कि चाहे व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो, उसके साथ क्या किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय होने का अर्थ क्या है, आर्थिक न्याय का अर्थ ये है कि भारत के पास जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों का वितरण इस तरीके से किया जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास वो संसाधन पहुंच सके, और उन संसाधनों द्वारा व्यक्ति क्या कर पाए, अपना भौतिक विकास, उन्नति कर पाए। ठीक है, और राजनीतिक न्याय होने का अर्थ क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो, उसको राजनीतिक पार्टी बनाने की स्वतंत्रता है, उसको लोग, मतलब जो हमारे नीति निर्धारक हैं, यानी जो हमारे MP MLA हैं, उन MP MLA को चुनने का अधिकार होगा। साथ ही साथ चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म का हो, उसको स्वयं भी चुनाव लड़ने का अधिकार
होगा। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्यायों का वर्णन किया गया। अगर हम न्याय के बाद अगले चलें तो अगली चीज़ क्या आती है हमारे पास, स्वतंत्रता। ठीक है, तो अगली चीज़ क्या आती है हमारे पास, स्वतंत्रता। तो हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया, आपसे पूछा जाता है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। अभी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है। सबसे पहले तो कौन है आपके पास, देखिए विचार, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो सबसे पहले किस चीज़ की स्वतंत्रता है आपके पास, विचार की स्वतंत्रता है। विचार के बाद है आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी, विचार के बाद है आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति के बाद है आपके पास किसकी, विश्वास की स्वतंत्रता। और विश्वास के बाद आती है आपके पास धर्म की स्वतंत्रता। और धर्म के बाद आती है आपके पास उपासना की स्वतंत्रता। अब ये चीज़ें क्या क्या है इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा आपका, विचार की स्वतंत्रता। ठीक है, अर्थात क्या है, व्यक्ति के पास जब किसी भी प्रकार का विचार करने की स्वतंत्रता होगी तभी तो व्यक्ति नई नई चीज़ें सोच पाएगा और नई नई इन्वेंशन कर पाएगा। तो सबसे पहले क्या है, आपके पास विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी जाके आपके पास कुछ चीज़ आगे हो जाएगी। जब आप कुछ भी चीज़ सोचोगे, चाहे वो अच्छी सोची आपने बुरी सोची, जब आप सोचोगे तभी आप उस चीज़ पर अमल करने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहले क्या है, विचार की स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरा आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो जब आप क्या करोगे, कुछ विचार करोगे, उसी के बाद तो उसकी क्या करोगे, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है, जो आपने विचार किया उस विचार को किसी दूसरे के पास पहुंचाना, चाहे आपको लिखित रूप से पहुंचाओ, मौखिक रूप से पहुंचाओ या सांकेतिक रूप से पहुंचाओ। तो दूसरी क्या है आपके पास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखो, जब आप कोई आप हो या कुछ, जैसे मैं हूँ, मैं आपके पास क्या कर रहा हूँ, अभिव्यक्ति कर रहा हूँ। अभिव्यक्ति किसी चीज़ कर रहा हूँ भाई, मैं आपके पास आज प्रस्तावना की अभिव्यक्ति कर रहा हूँ। प्रस्तावना के बारे में आपके पास बता रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे को ऐसा ऐसा लगता है, ये निष्कर्ष मैं इससे निकाल रहा हूँ। तो जब आप किसी चीज़ की अभिव्यक्ति करोगे तो उसी अभिव्यक्ति से आपका क्या बनेगा, कुछ ना कुछ विश्वास बनेगा। तो ये 3 चीज़ याद करने का तरीका क्या हो गया आपके पास, विचार। सबसे पहले व्यक्ति कुछ सोचेगा, जब व्यक्ति कुछ सोचेगा तो उसके बारे में अभिव्यक्त करेगा, जब अभिव्यक्त करेगा दूसरे लोग उस अभिव्यक्ति को सुनेंगे तो उस अभिव्यक्ति के आधार पर वो क्या बनाएंगे, कुछ ना कुछ विश्वास बनाएंगे। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है, जब इंसान है तो इंसान किसी न किसी धर्म को भी मानता है। तो व्यक्ति को क्या होगा, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी। और स्वतंत्रता कहाँ से आएगी, उसके अंतःकरण से। व्यक्ति ठीक है किसी भी धर्म को मान सकता है, हाँ आप उसके साथ जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हो, दबाव लालच इस प्रकार से नहीं करवा सकते हो। अगर व्यक्ति अपने अंतःकरण से यानी अपने शुद्ध मन से किसी भी धर्म में जाना चाहता है, किसी भी धर्म को मानता है, तो उसके पास उस धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी। और जब व्यक्ति किसी धर्म को मानेगा तो उसी धर्म की पद्धति के अनुसार उसकी क्या करेगा, उपासना भी करेगा। तो उस व्यक्ति को जिस धर्म से वो संबंधित है उस धर्म के अनुसार उपासना करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त होगी। ठीक है, अब स्वतंत्रता के बाद हम अगली बात करते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद अगली चीज़ क्या बताई गई है हमारी, उसमें प्रस्तावना में बताई गई समानता। तो हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 2 प्रकार की स्वतंत्र समानताओं का वर्णन किया गया है। किस किस के लिए, एक तो प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी क्या है आपके पास, अवसर की समानता। तो समानता कितनी है, 2 प्रकार की होगी। पहली होगी आपके पास प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी होगी आपके पास अवसर की समानता। देखिए तो इनके समझते हैं। देखिए प्रतिष्ठा की समानता क्या हुआ, देखो जब भी कोई व्यक्ति होते हैं उस व्यक्ति की कोई ना, प्रत्येक व्यक्ति की कुछ गरिमा होती है। अब देखो हमारी जो उद्देशिका है, उद्देशिका में क्या कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, हम क्या है, एक इंसान है। तो क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक इंसान है तो उसकी क्या होगी, सबकी गरिमा बराबर होगी, प्रतिष्ठा या गरिमा क्या होगी, बराबर होगी। क्यों होगी, अब ये नहीं होगी क्योंकि हम सभी क्या है, एक मनुष्य हैं। उन्होंने ये कहा कि ये नहीं होगा कि भाई कोई व्यक्ति नीचे जाति का हो तो उसकी प्रतिष्ठा कम होगी, कोई व्यक्ति ऊंची जाति का हो तो उसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी, कोई व्यक्ति पढ़ा कम है तो उसकी प्रतिष्ठा कम होगी, कोई व्यक्ति पढ़ा है तो उसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी। ये चीज़ भी निर्भर करती हैं, लेकिन जो मूल है, मूल क्या कहा है हमारे संविधान क्या कहना चाहता है, क्योंकि सभी व्यक्ति बराबर हैं, चाहे वो जाति लिंग धर्म के आधार पर हो, सभी क्या है, इंसान है। तो जब सब इंसान है तो सबकी प्रतिष्ठा क्या होगी, बराबर होगी। और दूसरी चीज़ क्या कहा इन्होंने, अवसर की समानता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति करने के लिए बराबर बराबर अवसर मिलेगा। ठीक है, अब जैसे अगर मैं नौकरी की बात करूँ तो ये नहीं होगा कि भाई ये निम्न तबके का व्यक्ति है तो इसको नौकरी
में अवसर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का व्यक्ति हो, उसको अगर अवसर की उदाहरण के तौर पर मैं नौकरी ले रहा हूँ तो सबको बराबर बराबर का अवसर मिलेगा, या अर्थात सबको पेपर देने का बराबर अवसर मिलेगा। जो वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ साबित होगा उसको क्या मिलेगा, उस चीज़ को अधिकार, मतलब नौकरी करने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास समानता। अब समानता के बाद एक और शब्द आया, अखंडता शब्द आया है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अखंडता शब्द मैंने आपको बताया था कब आया था, आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सन 1976 द्वारा आया था। अब इसके बाद और एक चीज़ आती है लास्ट में हमारे पास, क्या बोलता है, दृढ़ संकल्पित होकर 26 नवंबर सन 1949 को क्या किया, अंगीकृत। यानी जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान से प्रस्तावना से हमें जो ये है, ठीक है, संविधान को अंगीकृत करने के समय भी पता लगता है, और संविधान को अंगीकृत करने का समय क्या है आपका 26 नवंबर सन 1949। और आप सबको पता है जो संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था हमारे पास, 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो ये सारी की सारी जो इंटरप्रिटेशन की हमने ये कहाँ से की, जो संविधान की प्रस्तावना थी उसके अंतर्गत जो जो चीज़ें बताई गई थी उन चीज़ों को हमने देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं आपका कुछ खास चीज़ें आती हैं आपकी। ठीक है, देखिए इसके बाद हमारे पास बहुत सारे केस हुए थे। उन केसों में, कई केसों में, यानी जो आपके सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, तो कई सारे जो वाद हुए थे उन वादों में क्या क्या था, जो हमारी प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, कईयों में नहीं माना गया। तो एक तरफ से देखते हैं किस केस में इसको संविधान का अंग माना गया और किस में इसको संविधान का अंग नहीं माना गया। अगर मैं सबसे पहले केस की बात करूँ तो वो क्या था आपका, बेरुवाड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्सेस, या जिसको आप क्या बोलते हैं, भारतीय संघ। ठीक है, वर्सेस भारतीय संघ। तो ये केस हुआ था आपका सन 1960 में। ये केस कब हुआ था आपका, सन 1960 में हुआ था। और इस केस में क्या था, जो संविधान की प्रस्तावना थी उस प्रस्तावना को क्या माना था, संविधान का अंग नहीं माना गया था। जो देखो जो बेरुवाड़ी है ये क्या था, बेरुवाड़ी आपका पश्चिम बंगाल में स्थित कुछ राज्यों को, मतलब कुछ गाँवों का समूह था, उसको क्या बोला था, बेरुवाड़ी बोला जाता था। तो सन 1960 में क्या हुआ था आपका, बेरुवाड़ी वर्सेस भारतीय संघ केस हुआ था। इस केस में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। इन केसों का हम अलग से डिस्कस करेंगे कभी, लेकिन आज हम इसको संविधान की प्रस्तावना के हिसाब से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला केस मैंने बताया आपको, बेरुवाड़ी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें यह कब हुआ था आपका, सन 1960 में हुआ था, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। इसके बाद जो दूसरा केस आता है आपका, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। ठीक है, और इसमें क्या माना गया था, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। दूसरा केस क्या कहा मैंने आपको, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यानी पंजाब राज्य। ये हुआ था आपका सन 1967 में हुआ था। और 1967 इसमें क्या माना गया था, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। और प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक खास टिप्पणी भी की थी। वो टिप्पणी आपको याद रखनी है। तो वो टिप्पणी क्या है आपका, इसमें क्या था, जो संविधान की उद्देशिका थी उसको संविधान की क्या कहा गया था, मूल आत्मा कहा गया था। ठीक है, इसमें क्या था, जो उद्देशिका या जिसको आप प्रस्तावना कहते हो, उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया, संविधान की मूल आत्मा कहा गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस केस में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया था। तो किस केस में कहा गया था आपका, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सन 1967 में कहा गया था। उसके बाद अगला केस आता है आपके पास, हमारे पास केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ठीक है, अगला केस आता है हमारे पास केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ठीक है, स्टेट ऑफ केरल। तो इसमें भी क्या क्या था, जो संविधान की प्रस्तावना है उसको संविधान का अंग माना गया था। और केशवानंद भारती केस आपका एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए है, यहीं पे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने क्या कहा था, ठीक है, संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था आपको, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। देखो मूल ढांचा क्या था, ठीक है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो हमारी संसद है उस संसद के पास संविधान संशोधन करने की शक्ति तो है। क्या कह रहा हूँ, ढंग से समझो, जो हमारी संसद है, संसद के पास संविधान संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो संविधान के मूल ढांचे में संशोधन कर पाए। और संविधान का मूल ढांचा उन्होंने, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम समय समय पर बताएंगे कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, लेकिन फिर भी आपको मैं समझाने के लिए बताता हूँ कि मूल ढांचे के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे क्या हो गया आपका,
प्रभुत्व संपन्न हो गया, ठीक है, समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, लोकतंत्र हो गया, गणराज्य। यानी जो भारत की प्रकृति है वो मुख्यतः क्या है, आपकी मूल ढांचा है, अर्थात संविधान जो हमारी संसद है वो संसद सब कुछ बदल सकती है लेकिन इन चीज़ों को नहीं बदल सकती है। जैसे आपने बोला कि भारत की मूल प्रकृति क्या है, लोकतंत्रात्मक है, तो कल के दिन आपका संसद ये संविधान संशोधन नहीं कर सकते कि आज के बाद भारत में चुनाव नहीं होंगे। अगर ऐसा संशोधन किया तो इसका अर्थ क्या कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र खत्म हो गया तो मतलब क्या हो गया, मूल ढांचा खत्म हो गया। तो यहीं से जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। मूल ढांचे का सिद्धांत मैंने क्या बताया आपको, यहीं पर समझने की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी मूल ढांचे के अंतर्गत आती है, लेकिन आपको समझने की बात करें तो जो भारत की प्रकृति है उन प्रकृति को बदलने वाला संशोधन हमारी संसद नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद एक और केस आता है आपका, जो लास्ट आता है आपका SR बोम्मैन वर्सेस, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, SR बोम्मैन वर्सेस भारतीय संघ। ये हुआ था आपका सन 1994 में हुआ था। और इसमें भी क्या गया, जो ये था आपका संविधान की प्रस्तावना थी, इसको संविधान का क्या माना गया, अंग माना गया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट केस हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा हुआ था आपका, बेरुवाड़ी वर्सेस भारतीय संघ 1960 में, जिससे प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। उसके बाद गोलकनाथ वर्सेस पंजाब हुआ था 1967 में, जिसमें क्या किया गया था आपका, ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। तो यहाँ पर एक खास टिप्पणी की गई थी जो आपको याद रखनी है, उद्देश्य को संविधान, उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा गया था, मूलात्मा कहा गया था। उसके बाद अगला केस आता आपका केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था और इसी केस में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। अगला आता है आपका SR बोम्मैन वर्सेस भारतीय संघ 1994 में, जिसमें भी क्या गया, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। और तब से ही निरंतर क्या है आपका, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो बिल्कुल क्या है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो ये हो गया हमारे पास जो प्रस्तावना से संबंधित कुछ मुख्य केस थे, और एक संविधान संशोधन भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो हमारे इस चैप्टर के यानी जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत जो अंतिम चीज़ आती है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हमारे कुछ महान विचारक वे या जो संविधान निर्माता थे, उन्हीं में से कुछ लोगों ने उद्देशिका या जो हमारे प्रस्तावना, उस प्रस्तावना के बारे में अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर, ठीक है, अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर। तो इन्होंने हमारी उद्देशिका के बारे में क्या कहा था, इन्होंने उद्देशिका के बारे में क्या कहा था कि उद्देशिका क्या है, हमारे सपनों की क्या है, प्रतिनिधित्व करती है। इन्होंने क्या कहा था, अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर ने कहा था, उद्देशिका हमारे सपनों का प्रतिनिधित्व करती है। उद्देशिका हमारे सपनों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, हमारे सपनों का प्रतिनिधित्व करती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि उद्देशिका हमारे सपनों का प्रतिनिधित्व करती है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कथन किसके द्वारा किया गया था, आपका अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर जी के द्वारा कहा गया था। अब अगले खास व्यक्ति आते हैं हमारे पास, जो KM मुंशी जी आते हैं, KM मुंशी जी आते हैं। तो KM मुंशी जी ने क्या कहा था, KM मुंशी ने कहा था कि जो उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की क्या है, गणराज्य की क्या है, जन्म कुंडली है। क्या कहा था KM मुंशी जी ने, ठीक है, उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की क्या है, गणराज्य की जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली है। ये किसने कहा था, आपका KM मुंशी जी ने कहा था। आपसे कई बार डायरेक्ट इस तरीके से पूछ जाता है कि प्रस्तावना को, ठीक है, प्रस्तावना को, ठीक है, संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा, तो किसने कहा, आपका KM मुंशी जी ने कहा था। उसके बाद अगले आते हैं हमारे पास क्या, सुभाष कश्यप जी। अगले जो खास व्यक्ति आते हैं जिन्होंने संविधान के बारे में, प्रस्तावना के बारे में टिप्पणी की थी, कौन आते हैं, सुभाष कश्यप जी। सुभाष कश्यप जी ने क्या कहा था, सुभाष कश्यप जी ने कहा था, ठीक है, अगर संविधान शरीर है तो उद्देशिका क्या है, उसकी आत्मा है। अगर संविधान शरीर है, क्या कहा, अगर संविधान क्या है, आपका शरीर है, तो उद्देशिका क्या है, उद्देशिका क्या है, उसकी आत्मा है, उद्देशिका उसकी आत्मा है। तो ये क्या है, अर्थात कहने का अर्थ क्या हुआ
कि जो हमारा उद्देशिका है वो क्या है, संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और आखिरी व्यक्ति आते हैं अर्नेस्ट बेकर, ठीक है। ये क्या थे आपके, एक अमेरिकी होते, ठीक है, अर्नेस्ट बेकर। तो अर्नेस्ट बेकर ने क्या कहा था, अर्नेस्ट बेकर ने कहा था, ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा था, ठीक है। प्रस्तावना को क्या कहा था इन्होंने, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा था, को संविधान की कुंजी नोट कहा था, कुंजी नोट कहा था। तो ये कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट थे जो लोग विशेष व्यक्तियों द्वारा दिए गए थे, जो आपके पेपर में पूछे जाते। तो कौन कौन से, सबसे पहला था आपका अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर, इन्होंने क्या क्या, उद्देशिका हमारे सपनों का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद अगले आता है के एम मुंशी जी ने क्या कहा था, उद्देशिका क्या है, हमारी जो संविधान की क्या है, जन्म कुंडली है। सुभाष कश्यप जी ने क्या कहा था, उद्देशिका क्या है, आत्मा है। अगर संविधान शरीर है तो उद्देशिका क्या है, आत्मा है। और अर्नेस्ट बेकर ने क्या कहा था, इसको संविधान का कुंजी नोट कहा था। तो आज यहाँ पर हमारा उद्देशिका जो प्रस्तावना से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी वो समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आज आपको आज का ये जो प्रस्तावना से संबंधित जो भी टॉपिक था वो पसंद आया होगा, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे, और हमारे चैनल को अपने अन्य दोस्तों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य ही कहेंगे।